Hello students, welcome to Science Fact Education. Today I am going to teach you that is chemical equilibrium. आप लोग को मैंने बहुत पहले भी बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा आएगा अब वो डिजिटल बोर्ड पर आएगा और ख़ास बात यह है कि मैंने डिजिटल बोर्ड परचेज कर लिया है और इसी पर मैं सारे के सारे लेक्चर्स जो भी लेक्चर जो है ऑनलाइन में पहले लिया करता था वो मैं अब डिजिटल बोर्ड पर ही लूँगा। आपको मैं कोशिश करूँगा कि अच्छा कंटेंट दूँ रिगार्डिंग IIT JEE एंड नीट एंड मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और कुछ क्वेश्चन जैसे कि चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स बुक्स में दिए होते हैं उन सारे क्वेश्चंस को आपके लिए मैं सॉल्व करूं। यहाँ पर बच्चे आज मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। ऑल राइट, और इस चैप्टर का खास बात यह है कि अगर आप NCERT बुक देखोगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब इसके कंटेंट इसके कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझे रहोगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का डिफरेंट मेथड्स भी आपको मिलेगा। इसीलिए तो बच्चे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे क्या केमिकल इक्विलिब्रियम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक टू एडवांस, ये सभी पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है बच्चे, और उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। तो यहाँ पर देखो आज जो मैं लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो डेफिनेशन पर नहीं आने वाले, डायरेक्ट डेफिनेशन पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं आपको जिस रूट से ले जाऊंगा यहाँ पर डेफिनेशन आप खुद बनाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको ये समझना है इस चैप्टर में, पहले तो मैं इस चैप्टर का नाम लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे कि हम लोग पढ़ कौन सा रहे चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे दिस इज द नेम ऑफ चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो इस चैप्टर को या फिर इस इक्विलिब्रियम टर्म को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेसिस पर आप रिएक्शन को कितने टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। देखो इसके बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो रिएक्शन जो होते हैं बच्चे वो 2 टाइप्स के मैं बता सकता हूं। फर्स्ट वन इज दैट यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन। पहला जो रिएक्शन होता है बच्चे वो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन होता है। एंड सेकेंड वन इज दैट बाई डायरेक्शनल रिएक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन, यहां से आपको पता चल गया होगा क्योंकि क्लास 9-10 से जितना भी आप रिएक्शन पढ़े हो वो यूनिडायरेक्शनल ही होता है, एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। दैट मीन्स अगर मानकर चलो कि यहाँ पर आपके पास रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट क्या दे रहा है, ये प्रोडक्ट दे रहा है ओनली इन वन डायरेक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस तरह का रिएक्शन को मैं क्या कहूंगा, यूनिडायरेक्शनल। इस तरह का रिएक्शन का खास बात क्या होता है बच्चे, इट ऑलवेज गोज फॉर कंप्लीशन। ये हमेशा कंप्लीट होने के लिए आगे की ओर बढ़ता है। यहाँ पर इसका मतलब एकदम नहीं है बच्चे कि ये रिएक्शन 100%, दैट मीन्स रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज स्लो प्रोसेस में हो या फिर फास्ट प्रोसेस में हो, एक ही डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो डेफिनेटली उसका कभी ना कभी एंड पॉइंट तो आएगा बच्चे। तो इसीलिए मैंने ये लैंग्वेज लिखा है इट ऑलवेज गोज फॉर कंप्लीशन। जबकि अगर मैं बात करूं बाई डायरेक्शनल रिएक्शन का, तो बाई डायरेक्शनल रिएक्शन होता क्या है बच्चे, यहाँ पर रिएक्टेंट जो है वो क्या होता है, रिएक्टेंट शुरुआत में प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही कुछ अमाउंट प्रोडक्ट का बनता है प्रोडक्ट से क्या हो जाता है, रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर रिएक्शन कभी स्टॉप होता ही नहीं है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, जो बाई डायरेक्शनल रिएक्शन होता है उसी जगह में इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आता है बच्चे। तो यहाँ पर मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, इसी टर्म को समझाने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में इक्विलिब्रियम है क्या, इक्विलिब्रियम को हम कैसे समझेंगे। तो देखो बच्चे इक्विलिब्रियम का टर्म समझने के लिए आपको 2 एनालिसिस करना होगा और इस एनालिसिस के बाद आप खुद डिफाइन करोगे कि इक्विलिब्रियम एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर उस 2 एनालिसिस में जो पहला एनालिसिस होता है बच्चे दैट इज कॉल्ड एज रेट एनालिसिस। व्हाट इज द रेट एनालिसिस, देखो वन बाय वन
ये सब चीज समझोगे ना, उसके बाद मैं खुद आपसे पहले पूछूंगा कि क्या अभी समझ में आया, क्या आप डिफाइन कर सकते हो। और मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आपको डेफिनेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद से डिफाइन कर दोगे। देखो रेट एनालिसिस में खास बात क्या है, रेट एनालिसिस से मान लो कि किसी हाइपोथेटिकल में रिएक्शन का बात कर रहा हूं जहां पर रिएक्टेंट से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ऑफ कोर्स अगर स्टार्टिंग में अगर देखेंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होगा, काफी स्पीड होगा, काफी फास्ट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट है। तो देखो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन के रेट को, रेट मीन्स क्या, रेट मीन्स चेंज इन कंसेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड एज रेट। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन को, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उस कंडीशन में मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड को आरएफ से रिप्रेजेंट किया। और जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कुछ अमाउंट में जब प्रोडक्ट बनेगा उसी दौरान क्या होगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनने की पॉसिबिलिटीज होगी, क्योंकि ये बायडायरेक्शनल रिएक्शन है। तो यहां पर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, इसे हम लिख सकते हैं आरबी, आरबी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो यहां पर ध्यान में रखना, आरएफ क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड आरबी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब देखो अगर मैं इस चीज को समझू, होता क्या है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा क्या बच्चे, यहां पर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड होता है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। देखो यहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। इसे आप ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हो, ठीक है। मान लो यहां पर कि आपके पास ये रेट का एक्सिस है, दिस इज द रेट एक्सिस एंड दिस इज द टाइम एक्सिस। यहां पर क्या है बच्चे, यहां पर टाइम एक्सिस है। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन क्या है, काफी हाई है, तो यहां पर रिएक्टेंट से क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जैसे जैसे रिएक्टेंट खत्म होगा और प्रोडक्ट में चेंज होगा, यहां पर क्या होगा, उसका कंसेंट्रेशन डिक्रीज करेगा और इसका रेट भी फिर क्या होगा, साथ ही साथ वो भी डिक्रीज करेगा। तो यहां पर बच्चे आपको ध्यान में रखना है कि मान लो कि शुरुआत में रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं कि रिएक्टेंट का रेट क्या है, काफी हाई था, लेकिन जैसे जैसे वो प्रोडक्ट में चेंज हुआ उसका रेट क्या हो रहा है बच्चे, वो डिक्रीज कर रहा है। और जैसे ही प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनना शुरू हो जाएगा। इसीलिए यहां पर मैं बोल सकता हूं कि रेट ऑफ बैकवर्ड ये भी क्या होगा, धीरे धीरे ये इंक्रीज करेगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर ये दोनों जाकर क्या हो जाता है बच्चे, मिल जाता है। और इसी चीज को क्या कहते हैं, यहीं पर आ जाता है बच्चे इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। इसी जगह से आ जाता है क्या, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड, एंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ बैकवर्ड को। यहाँ पर ये रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में है बच्चे, जबकि ये क्या है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में है। तो ये चीज आपको समझना है कि यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये चीज आपको समझ कर रखना है, दिस इज द फर्स्ट एनालिसिस। तो ये चीज तो पता चल गया ना कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड दैट इज बिकम्स इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ बैकवर्ड। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बच्चे कि कंसेंट्रेशन एनालिसिस क्या है, व्हाट इज द कंसेंट्रेशन एनालिसिस। देखो कंसेंट्रेशन एनालिसिस, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, 3 केस के साथ डिस्कस करूंगा, इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, तो मान लो यहां पर हमारे पास केस 1 है। केस 1 में यहां पर बात करते हैं बच्चे कि रिएक्टेंट से हमें क्या मिल रहा है, हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। यहां पर हमारे पास टाइम मान लो कि स्टार्टिंग में ये 0 है और इसमें मैंने जो कंडीशन ले रखा है, यहां पर जो मैंने मोल्स ले रखा है रिएक्टेंट का, दैट इज 10 मोल। ये हमारे पास कितना है बच्चे, 10 मोल है। और प्रोडक्ट हमारे पास अभी बना नहीं है क्योंकि टाइम हमारे पास क्या है, अभी 0, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। मान लो यहां पर कि टाइम टी में यहां पर क्या हुआ, 10 से कुछ मोल्स यहां पर डिसोसिएट किया और डिसोसिएट करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो मान लो यहां पर कि 10 से यहां पर मैं ले रहा हूं बच्चे 3 मोल्स या फिर 4 मोल्स। 4 मोल्स क्या हो गया, डिसोसिएट कर गया। ऑफ कोर्स 4 मोल डिसोसिएट करेगा तो प्रोडक्ट कितना बनेगा,
वो भी 4 बनेगा। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि यहाँ पर 4 मोल क्या बन रहा है बच्चे, 4 मोल्स प्रोडक्ट बन रहा है। और ये जो कंडीशंस अचीव हुआ है दैट इज अंडर इक्विलिब्रियम। जैसे 4 मोल बना यहाँ पर प्रोडक्ट और इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया, तो यहाँ पर रिएक्टेंट बचा कितना, यहाँ पर बचा है बच्चे 6 मोल। अगर मैं इसे ग्राफ से दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर कैसे दिखा सकता हूँ कि मान लो यहाँ पर क्या है, दिस इज द कंसेंट्रेशन, ये हमारे पास कंसेंट्रेशन एक्सिस है, एंड दिस इज द टाइम एक्सिस, ये क्या है बच्चे, ये हमारे पास टाइम एक्सिस है। शुरुआत में रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन क्या है, हाई है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉलम तैयार कर लेता हूँ, दिस इज द 2 4 6 8 एंड 10। शुरुआत में आप देखो रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन कितना है, 10 के बराबर है। और उसके बाद ये कितना डिसोसिएट हुआ, इसका 4 मोल डिसोसिएट कर गया। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ क्या, यहाँ पर इस जगह में हो जाएगा क्या बच्चे, इस जगह में ये हो जा रहा है हमारे पास 6, 4 मोल अगर डिसोसिएट किया है तो ऑफ कोर्स इसका कंसेंट्रेशन पहुंच गया है कितना, 6 में। दैट मीन्स एट इक्विलिब्रियम में इसका कंसेंट्रेशन 6 में जाकर कांस्टेंट हो गया। और प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन क्या हुआ बच्चे, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन 0 से 4 में जाकर कांस्टेंट हो गया। और इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं बच्चे इक्विलिब्रियम कंडीशंस। यहाँ पर ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम सेटअप तैयार हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो हम लोग, ये तो हो गया हमारे पास केस 1 ना, हम लोग केस 2 पर बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं बच्चे आप किस में, केस 2 पर बात करते हैं। केस 2 में मैं सेम हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले रहा हूं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। मान लो कि अभी हमारे पास क्या है, टाइम 0 है, यहाँ पर हमारे पास 10 मोल है और प्रोडक्ट अपने पास अभी बना नहीं है। अब यहाँ पर देखो कि टाइम टी इक्विलिब्रियम में मैं मान लेता हूं कि 10 मोल से एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, 5 मोल डिसोसिएट किया और यहाँ पर प्रोडक्ट कितना बना, 5 मोल बना। ऑफ कोर्स अगर 5 मोल डिसोसिएट किया, वो कन्वर्ट कर गया प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर बचेगा कितना बच्चे, यहाँ पर 5 मोल रिएक्टेंट बचेगा। अब देखो इसका भी मैं ग्राफ बना सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसका ग्राफ बनाऊं, दिस इज द कंसेंट्रेशन एक्सिस, ये क्या है हमारे पास, कंसेंट्रेशन एक्सिस है, एंड दिस इज द टाइम एक्सिस, ये हमारे पास क्या है बच्चे, टाइम एक्सिस है। यहाँ पर मैं इसी तरह से कॉलम तैयार कर लेता हूँ, 2 4 6 8 10। यहां पर मैंने क्या किया, इस तरह का कॉलम तैयार कर लिया। अब देखो 10 से क्या हुआ, 10 से 5 मोल डिसोसिएट कर गया। दैट मीन्स ये कहीं इस जगह में आ रहा होगा, इस पॉइंट पर आ रहा होगा। तो यहां पर मैं बना ले रहा हूं बच्चे, इस जगह में 6 से क्या हुआ, ये 5 में जाकर कांस्टेंट हो गया। और यहां पर देखो प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन ये कहां से कहां पहुंच गया, 0 से 5 में पहुंच गया। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूं कि यहाँ पर कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट का ये जाकर यहाँ पर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और इस जगह में हमारा क्या आ रहा है बच्चे, इसी जगह में इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट स्टैब्लिश होता है। तो ये चीज आपको समझना है। देखो यहाँ पर ये तो हो गया हमारे पास सेकेंड केस। नाउ लास्ट केस, यहाँ पर कंसेंट्रेशन एनालिसिस का लास्ट केस देख लेते हैं बच्चे। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि केस 3 पर हम लोग बात करेंगे। यहां पर देखो फिर से मैं इसी तरह का हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेता हूं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। यहां पर देखो क्या करना है, मान लो कि टाइम 0 में हमारे पास कितना है, 10 मोल है और प्रोडक्ट अपने पास अभी बना नहीं है। मान लो यहाँ पर टाइम टी पर हो क्या रहा है कि 10 से यहाँ 6 मोल डिसोसिएट कर गया। ऑफ कोर्स 6 मोल डिसोसिएट करेगा तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, 6 मोल बनेगा। और यहाँ पर बचा कितना बच्चे, 4 मोल। एंड इसी टाइम पर इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया, इक्विलिब्रियम यहाँ पर अचीव हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड वो इक्वल हो गया। अब इस कंडीशन में अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कंसेंट्रेशन एक्सिस एंड दिस इज द टाइम एक्सिस। एक हो जाएगा बच्चे कंसेंट्रेशन एक्सिस एंड दूसरा हो जाएगा बच्चे टाइम एक्सिस। यहाँ पर मैं फिर से उसी तरह से डेटा तैयार कर लेता हूँ ग्राफ का। यहाँ पर 2 4 6 8 एंड 10।
यहाँ पर देखो ग्राफ थोड़ा अलग होगा, ऑफ कोर्स अलग होगा, हम सभी में देख रहे हैं कि ग्राफ क्या हो रहा है, यहाँ पर वो थोड़ा अलग चल रहा है। यहाँ पर देखो 10 से 6 डिसोसिएट किया ना, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 4 में जाकर ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये 4 तक गया और जाकर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो 6 में जाकर कांस्टेंट हुआ। खास बात क्या है, देखो 10 से अगर 9 आया होगा तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, प्रोडक्ट 1 मोल बना होगा। 9 से जब 8 आया होगा तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, प्रोडक्ट 2 मोल बना होगा। 8 से 7 तो इधर प्रोडक्ट 3 मोल। 7 से 6 तो उधर क्या हुआ होगा बच्चे, 4 मोल। एंड 6 से 5 तो उधर क्या हुआ होगा, 5 मोल। दैट मीन्स 5 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों का कंसेंट्रेशन क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। उसके बाद ये 5 से कहां गया, 4 तक गया रिएक्टेंट, और उधर क्या हो गया, प्रोडक्ट 6 मोल बना। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहां पर एक पॉइंट निकल रहा है 5 वाला, जहां पर ये क्या हो जा रहा है, ये एक जैसा कंसेंट्रेशन दिखा रहा है, और उसके बाद रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन 6 में जाकर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो बच्चे इस पॉइंट को जो है ना, इसे हम लोग कहते हैं इक्वी कंसेंट्रेशन पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इसे हम लोग कहते हैं बच्चे इक्वी कंसेंट्रेशन पॉइंट, इक्वी कंसेंट्रेशन पॉइंट, या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं बच्चे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, यहां से ही हमारे पास क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्रिएट होता है। तो ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चल रहा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाता है, उस कंडीशन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन वो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट उनका कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। दैट मीन्स एट इक्विलिब्रियम, अब देखो इसको आप डिफाइन करने की कोशिश करो। एट इक्विलिब्रियम rate of forward reaction that is becomes equal to rate of backward reaction, and at this condition होता क्या है बच्चे, concentration of reactant and products becomes constant। दोनों का concentration क्या हो जाता है, constant हो जाता है। it may be equal और it may not be। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि at equilibrium conditions, at equilibrium point, concentration of reactant as well as concentration of product become constant, and their concentration may be equal or may not be। that is the meaning of equilibrium। ये होता है बच्चे equilibrium का मतलब। ऑफ कोर्स आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वहां पर आप बोल सकते हो, मैं वहां पर भी कुछ मैसेज जो होगा मैं उसमें आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज का मतलब ऑफ कोर्स समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसके बारे में जो पढ़ने जाएंगे वो हम लोग क्या करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आगे में बढ़ेंगे बच्चे, ज्यादा इसको मतलब लंबा लेक्चर नहीं करना है, ताकि आपको भी टाइम मिल जाए, छोटा छोटा लेक्चर आप देखकर उसे कंप्लीट कर पाओ। ठीक है बच्चे, तो हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं। आई होप आपको इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।